Good morning all of you. I welcome you all on the MCIT digital platform. Today we will discuss about the Varanus circulatory system. Right? जब हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में वैरनस के बारे में, यूरोमास्टिक्स के बारे में, ये दोनों आइडियल स्पीशीज़ हैं जो कि रेप्टाइल्स की, उनके बारे में स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। उनके जनरल इम्पोर्टेंस, उनके जनरल कैरेक्टर्स कैसे हैं, कैसे वो एक्सटर्नली विजिबल रहते हैं। इसी के साथ हम इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ऑब्जर्व कर चुके हैं, इनका यूरोजेनाइटल सिस्टम भी हमने ऑब्जर्व किया था, एंड इनका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, कैसे इंटेस्टाइन्स हैं, कैसे लिवर एंड पेंक्रियाज अपने सिक्रीशंस ड्यूडेनम को देकर डाइजेशन करवाते हैं, राइट। एंड एज अ रिजल्ट फीकल पैलेट्स को बाहर की तरफ रिलीज करते हैं। उस फॉर्म तक हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। नाउ बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, क्योंकि ये परिसंचरण तंत्र है इनका, राइट। तो जब भी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें 2 पार्ट्स हमारे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट रीजन की, राइट, कि इनका जो हार्ट है वो किस तरह से प्रेजेंट है, और दूसरी हम बात करते हैं फिर हार्ट जो है वो वर्क कैसे कर रहा है, राइट। हार्ट तो है प्रेजेंट, लेकिन उसकी वर्किंग कंडीशंस क्या है, किस तरह से वो वर्क करता है। ऑलराइट, नाउ देखते हैं स्ट्रक्चर को। जब भी हार्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम उसकी स्थिति की भी बात करते हैं कि उसकी जो पोजीशन है वो कैसी है, यानी कि वो जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है। तो हम बोलेंगे वेंट्रल रीजन में स्थित है, अदर भाग में प्रेजेंट है। और वेंट्रल रीजन में इसकी प्रेजेंस के साथ साथ एक और चीज़ जो देखी जाती है कि ये थोरैक्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो थोरेसिक पार्ट होगा, वक्षीय गुहा होगी, थोरेसिक कैविटी होगी, वहाँ पर इसकी प्रेजेंस होगी। तो थोरैक्स में भी कहाँ इसकी जो कैविटी है जिसे हम वक्षीय गुहा या थोरेसिक कैविटी कहेंगे, यहाँ पर इसकी प्रेजेंस होती है, बीच में प्रेजेंट होता, ठीक है, इस कैविटी के सेंटर। नाउ पोजीशन की बात की, सेकेंड बात हम ये भी करते हैं क्योंकि हार्ट है तो इसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जब भी हम हार्ट की बात करेंगे तो इसके आउटर लेयर की भी हम बात करेंगे। पहले तो हमने स्थिति की बात की, अब सबसे बाहर की तरफ आउटर लेयर जो है वो क्या है उसके बारे में बात करें। आउटर लेयर जो है इसकी पेरिकार्डियम होती है, और पेरिकार्डियम क्योंकि आउटर लेयर है तो क्या करेगी, प्रोटेक्ट करके रखेगी हार्ट को, यानी कि इसे बचा कर रखेगी किसी भी बाहर के एक्सटर्नल फोर्स से, यानी कि बाहर से कोई भी स्ट्रेस आ रहा है, फोर्स आ रहा है, दबाव पड़ रहा है, उससे ये पेरिकार्डियम इसे प्रोटेक्ट करके बचा कर रखेगी, यानी कि सुरक्षात्मक है, प्रोटेक्टिव इन नेचर है। पेरिकार्डियम 2 लेयर डबल लेयर्ड होती है इसमें भी, यानी कि डबल लेयर पेरिकार्डियम प्रेजेंट है, एक आउटर और एक इनर। दोनों लेयर्स हैं आउटर व इनर, तो दोनों लेयर्स के बीच में एक कैविटी भी प्रेजेंट रहेगी, और उस कैविटी को हम नेम देते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, यानी कि गुहा है पेरिकार्डियम की, क्योंकि 2 लेयर्स है तो 2 लेयर्स के बीच में एक गुहा भी बनेगी, और इसी पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भी प्रेजेंट रहता है, यानी कि द्रव्य भी उपस्थित रहेगा, और ये द्रव्य क्या करता है, मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है, फ्रिक्शन कॉज नहीं होने देता। मतलब जितना भी फ्रिक्शन होता है, क्योंकि मूव कर रहा है हार्ट, तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी है, रिलैक्स भी है, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन की कंडीशंस क्रिएट होती हैं, यानी कि घर्षण हो सकता है, और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड बचा कर रखता है उसे, ठीक है। तो ये हमें क्लियर हो गया, पोजीशन हो गया, आउटर पार्ट किस तरह से प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो आउटर पार्ट के बाद हार्ट के एक जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, राइट, कि चलो हार्ट है, वैरनस रेप्टाइल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो इनमें जो हार्ट है वो जनरल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली किस तरह से प्रेजेंट रहता है। ऑलराइट, नाउ क्योंकि
रेप्टाइल्स का हार्ट है ये, राइट। और रेप्टाइल्स में जब भी हम बात करते हैं तो इनका हार्ट ऊपर से तो ब्रॉड होगा अपर पार्ट से, और लोअर पार्ट से पॉइंटेड रहता है। इनका जो लोअर पार्ट होगा वो पॉइंटेड रहेगा, लाइक इस टाइप के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहेगा। नाउ नेक्स्ट, हार्ट के बाद जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हार्ट इन ऑर्गेनिजम्स में 3 चैम्बर्ड ही है, ठीक है। 3 चैम्बर्स ही हार्ट में प्रेजेंट है, यानी कि हम बोल सकते हैं 2 ऑरिकल्स प्रेजेंट होंगे और एक जो है वो वेंट्रिकल प्रेजेंट रहेगा। सो इस तरह से 3 चैम्बर्ड हार्ट ही प्रेजेंट है और इसमें डिफरेंट वाल्व्स जो होंगे वो भी अरेंज्ड रहेंगे। तो हमने बोला कि इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, तो कई बार क्या होता है, क्योंकि लास्ट वाला जो वेंट्रिकल चैम्बर है उसके बीच में कोई एज सच डिस्टिंग्विशन नहीं है, सेपरेटेड नहीं है दोनों चैम्बर्स, तो एज अ रिजल्ट क्या हो सकता है, यहाँ पर मिक्स हो सकता है ब्लड का। तो मिक्स्ड ब्लड वहाँ पर प्रेजेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड है, यानी कि ऑक्सीजन सहित जो ब्लड है, और एक ऑक्सीजन रहित ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की अमाउंट ज़्यादा होगी, ये दोनों ब्लड मिक्स हो सकते हैं वेंट्रिकल में जाकर, राइट। सो इस टाइप से हार्ट प्रेजेंट होता है। हम बोलेंगे ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक ट्राइंगल की तरह वो यहाँ पर व्यवस्थित रहता है, ठीक है। ये तो हमने इन जनरल हार्ट की पोजीशन की बात की और हार्ट के स्ट्रक्चर की बात की, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये 3 चैम्बर्ड है और वाल्व्स भी इसमें प्रेजेंट है। नाउ बात करते हैं इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, यानी कि बाह्य संरचना की। राइट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो हम डॉर्सल साइड पृष्ठ सतह भी देखेंगे और वेंट्रल सतह भी ऑब्जर्व करते हैं। तो एक बार हम जब डायग्रामेटिकली चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे लिए चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। देख लेते हैं यहाँ पर, कि स्ट्रक्चर किस तरह से प्रेजेंट है। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये राइट ऑरिकल है, इस साइड होगा लेफ्ट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल प्रेजेंट। वही ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। ठीक है, राइट ऑरिकल हमेशा लार्ज होगा साइज में एज कंपेयर टू लेफ्ट ऑरिकल। जो बायां निलय है, वैसे तो निलय में तो चेंज है ही नहीं, बायां आलिंद जो है वो थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, यहाँ पर आता है एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें, कुछ इस टाइप का। ठीक है, इसी के साथ राइट, इस टाइप से हमें स्ट्रक्चर विजिबल रहता है। ये हो गया प्री केवल, ये हो गया राइट प्री केवल, राइट, और ये हो गया पोस्ट केवल जो कि राइट साइड में प्रेजेंट है। तो ये तो हमने डॉर्सल सरफेस की बात की। अब हम बात करेंगे वेंट्रल सरफेस की।
यानी कि अधर सतह की हम बात करेंगे। तो जब अधर सतह की बात करते हैं तो इसमें भी स्ट्रक्चर हमें कुछ इस टाइप का ही विजिबल रहता है। राइट, ये राइट प्री केवल है, ये पोस्ट केवल है जो कि राइट साइड में प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी एक प्री केवल प्रेजेंट होगा जो कि कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। यानी कि ये तो हुआ वेंट्रिकल, राइट, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ये हुआ राइट ऑरिकल, ये हुआ लेफ्ट ऑरिकल आलिंद, और ये हुआ नीचे की तरफ वेंट्रिकल। राइट, सो इस टाइप की संरचना स्ट्रक्चर हमें विजिबल होगा। एंड जब भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, तो एक चीज़ और जो देखने को मिल रही है वो यही है कि वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस जो भी हैं दोनों, ये दोनों सरफेसेस बिल्कुल ही हमें डिफरेंट विजिबल रह रही है। राइट, इन दोनों सरफेस में हमें काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। अब एक चीज़ जो ऑब्जर्व करने लायक है वो यही है कि यहाँ पर और भी डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिल जाएंगी। अब एक चीज़ देख लेते हैं, इसे हम बोलेंगे गुबरनैक्यूलम कॉर्डिस, क्योंकि कॉर्ड रूपी संरचना में प्रेजेंट है इसलिए इसे हम गुबरनैक्यूलम नेम देते हैं। एक्सटर्नली जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सबसे पहले बात करेंगे ऑरिकल वाले पार्ट, यानी कि ऑरिकल्स में हम देखते हैं बाहर की तरफ से जब ऑब्जर्व करते हैं तो इंट्रा ऑरिक्यूलर ग्रूव यानी कि खांच हमें विजिबल होती है, बाहर से एक स्लिट के जैसे हमें विजिबल है। इसे हम इंट्रा या फिर इंटर ऑरिक्यूलर भी बोल सकते हैं, अंतरा आलिंदीय खांच। राइट, तो ये क्या कर रही है, बाहर की तरफ से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की तरफ से ऑरिकल्स को, आलिंद को डिवाइड कर रही है। वहीं अगर हम बात करें तो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक कोरोनरी सल्कस होती है, और ये कोरोनरी सल्कस क्या करती है, इन दोनों को भी डिवाइड करने में हेल्प करती है, यानी कि ऑरिकल्स को इससे सेपरेट कर रही है। तो इसे हम बोल सकते हैं आलिंद और निलय के बीच में प्रेजेंट है, ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में इसकी प्रेजेंस देखी जाती। ठीक है, सो इस टाइप से हमें स्ट्रक्चर्स विजिबल होते। अब ये जो है डॉर्सल सरफेस की तरफ हम देखेंगे तो डॉर्सल सरफेस पे हमें साइनस वीनोसस स्ट्रक्चर विजिबल होगा। राइट, कौन सी सरफेस पे है, डॉर्सल सरफेस पर, पृष्ठ सतह पर साइनस वीनोसस स्ट्रक्चर। ठीक है, जब आउटर सरफेस से देखते हैं तो ऑरिकल बड़ा है राइट वाला और वेंट्रिकल छोटा है। ठीक है, वेंट्रिकल छोटा है और लेफ्ट ऑरिकल जो है वो भी स्मॉल इन साइज है, लेकिन इसी सरफेस पर साइनस वीनोसस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर हमें इजीली विजिबल होते हैं, दिखते हैं। तो इस टाइप से हम बात करते हैं कि यहाँ पर इस टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो कि इनके हायर ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे। और ये जो साइनस वीनोसस है, शिरा इसे हम बोल सकते हैं, शिरा आलिंद की तरह प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो ब्लड है वो स्टोर होता है आकर। राइट, अब एक चीज़ और जो ऑब्जर्व करने लायक है वो ये है कि यहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। राइट,
और ये ब्रांच्ड वे में होते हैं। और इन्हें हम सिस्टमैटिक या सिस्टमिक आर्च बोल सकते हैं कि ये आर्क के रूप में प्रेजेंट है, और ये हमारा हो जाएगा पल्मोनरी आर्क। ये हो जाएगी पल्मोनरी आर्क। सो इस टाइप से स्ट्रक्चर अरेंज है वेंट्रल सरफेस पर, राइट। तो ये हमने डॉर्सल सरफेस की बात की, और वेंट्रल सरफेस पर जब हम बोलेंगे तो वहाँ पर बोलेंगे पल्मोनरी आर्क जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट है आर्क के फॉर्म में, राइट, यानी कि घुमावदार है और आर्क के रूप में। पल्मोनरी है मींस लंग्स से कनेक्टेड है। सो इस तरह से हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, ट्राइंगुलर है, और इस तरह से स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। नाउ नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की, नाउ बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की आंतरिक सतह की, कि अंदर से हार्ट जो है वो किस तरह से प्रेजेंट होता है, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे, बाहर से तो हमने बात कर ली, अब इंटरनली बात करेंगे तो दोनों चैम्बर्स की बात करेंगे, ऑरिकल आलिंद, वेंट्रिकल निलय। ऑरिकल की बात करते हैं तो सबसे पहले ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट, 2 हैं। इसी के साथ राइट वाला जो है, दायां वाला जो है वो साइज में बड़ा है, लार्ज है। वहीं हम लेफ़्ट वाले की बात करते हैं तो लेफ़्ट वाला साइज में काफ़ी स्मॉल है, ठीक है। अब राइट वाले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, साइनस वीनोसस प्रेजेंट है। वो क्या करेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है ये होल्ड करके रखता है ब्लड को, और कैसे ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है उस टाइप की ब्लड को ये होल्ड करके रखता है। तो साइनस वीनोसस से ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा आगे, राइट ऑरिकल में, और राइट ऑरिकल में आने के लिए इसे एक छिद्र के थ्रू आता है। उस छिद्र को हम नेम देते हैं साइनो एट्रियल छिद्र, या फिर इसे हम बोल सकते हैं शीरा आलिंद अपर्चर, ठीक है। छिद्र है जो यहाँ पर प्रेजेंट है और ब्लड को राइट साइड में देता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने को मिलती है वो ये है कि इसकी जो अपर्चर छिद्र है उसमें ओष्ठ लामक संरचना होती है, लीफ लाइक होठ जैसी संरचना होती है जो कि कपाट को बंद करती है। छिद्र है, कपाट है, एक वाल्व की तरह प्रेजेंट है वहाँ पर, और इस तरह से ये ओपन क्लोज होता है। जैसे ही इसके अंदर ब्लड आएगा तो ये ओपन होगा और नीचे ब्लड जाएगा, लेकिन वापस रिवर्स डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में ब्लड को नहीं जाने देगा, और ये इसके अंदर ब्लड नहीं होगा तो ये क्लोज रहेगा, ओपन नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से हमने बात की। अब हम बात करते हैं इंटरनली, ये दोनों भी सेपरेटेड रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो किस के थ्रू सेपरेटेड रहेंगे, इंटर ऑरिक्यूलर ग्रूव के थ्रू। जो खांच प्रेजेंट होगी ऑरिकल्स के बीच में उसे बोलेंगे इंटर ऑरिक्यूलर ग्रूव, जो कि बाहर की तरफ प्रेजेंट थी। अब अंदर की तरफ जो प्रेजेंट होगी उसको हम बोलते हैं सेप्टम, जो कि विभाजन कर रही है, और इसे हम विभाजित पट्टिका के नाम से जानते हैं। किसका, बिल्कुल दोनों को एक दूसरे से सेपरेट इजीली कर देती है, इसलिए इसको हम नेम दे रहे हैं इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। वहीं इसको हम बोल सकते हैं अंतरा आलिंद पट्टिका। वहीं ये दोनों भी सेपरेट करेंगे इससे, तो जो सेपरेशन करेंगे उसको हम बोलेंगे ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, यानी कि आलिंद निलय पट्टिका, ठीक है, क्योंकि ये आलिंद और निलय को विभाजित कर रही है, अलग अलग कर रही। नाउ
थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि इन दोनों के बीच में भी छिद्र उपस्थित होंगे, यानी कि अपर्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे, राइट। और इन अपर्चर्स की जब भी हम बात करते हैं तो ये अपर्चर्स यहाँ पर एज अ रिजल्ट प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो छिद्र होंगे, अगर राइट साइड है छिद्र तो उसे हम बोलेंगे राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकल अपर्चर या वाल्व, राइट। और अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकल वाल्व। यानी कि एक नॉर्मल सी चीज़ हम बोल रहे हैं कि राइट साइड है तो आलिंद निलय कपाट दाईं साइड वाला, और बायां आलिंद निलय कपाट जो कि इन दोनों के बीच में प्रेजेंट रहेगा। सो ये बात हुई हमारी ऑरिकल की, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम वेंट्रिकल्स की, निलय की, कि वेंट्रिकल किस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल, ये वेंट्रिकल। इस वेंट्रिकल में हम देखेंगे कॉर्डी टेंडिनी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इस टाइप के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे कपाट के लिए भी गैप रहेगा, यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट रहेंगे, ऑलराइट। और इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। तो इंटरनली हम बात कर रहे हैं, इस तरह से इसकी संरचना है, इस तरह से ये प्रेजेंट है। वेंट्रिकल्स की बात करेंगे, सिंगल है, ठीक है। फिर भी बीच में इनका थोड़ा सा सेपरेशन हमें देखने को मिलता है, इस तरह से सेपरेटेड रहते हैं, तो उसे हम बोलेंगे कि पूरा विभाजन नहीं कर रही, लेकिन इंटरवेंट्रिकुलर सेक्टम है वहाँ पर, जो हाफ वे में उसे डिवाइड कर देती, राइट। अब इंटरनली बात कर रहे हैं क्योंकि, तो यहाँ पर हम कॉर्डी टेंडिनी स्ट्रक्चर्स देखेंगे और बहुत मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है। और ये भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि राइट और लेफ्ट साइड में डिफरेंस है, पॉइंटेड है नीचे से, ऊपर से ब्रॉड है वेंट्रिकल, लेकिन दोनों साइड में डिफरेंस है। एक कॉन्वेक्स साइड है, एक कॉन्वेक्स, एक कॉन्केव, उत्तल अवतल साइड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, दोनों तरफ से एक जैसा नहीं है। इसी के साथ यहाँ पे एक और चीज़ जो देखते हैं कि प्री केवल्स जो हैं वो ब्लड लेकर आएंगे और पोस्ट केवल्स भी ब्लड लेकर आएंगे। तो हमने बात की थी कि साइनस विनोसस में 2 प्री केवल्स, राइट, मतलब हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, इस प्री केवल से ही तो अटैच्ड है, तो ये बोल सकते हैं हम कि इस साइनस विनोसस पार्ट में 2 प्री केवल्स और एक पोस्ट केवल जो है वो ब्लड लेकर आता है, ठीक है, पूरी बॉडी का ब्लड लेकर आ रहा है। एक चीज़ जो ऑब्जर्व यहाँ की जाती है वो यही है कि यहाँ पर ब्लड मिक्सिंग कई बार ऑब्जर्व हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कपाट है, साथ ही जो पल्मोनरी आर्क होगी और जो एओर्टिक सिस्टमैटिक आर्क है, सपोज इन दोनों में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर भी सेमी लूनर कपाट या वाल्व
उपस्थित रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। सो इस तरह से इंटरनली स्ट्रक्चर होगा। वहीं हम वेंट्रिकल को और बाइफर्केट करते हैं और ज़्यादा इसका स्ट्रक्चर हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, तो हम ऑब्जर्व करेंगे इस तरह से प्रेजेंट है। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। ये पार्ट जो है ये मस्क्यूलर पार्ट होगा, ठीक है, और ये दोनों पार्ट केवम पार्ट कहलाएंगे। एक होगा, ये दोनों पार्ट केवम पार्ट कहलाएंगे। जब भी हम नॉर्मली बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि जो केवम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। अगर वो डॉर्सल साइड में है तो उसे हम बोल देंगे केवम डॉर्सेल, राइट, और अगर वो वेंट्रल साइड में है तो उसे पल्मोनेल नेम दे देते हैं। तो ये डॉर्सल साइड है इसलिए ये केवम डॉर्सेल, और ये वेंट्रल साइड है इसलिए हम इसको नेम दे देते हैं केवम पल्मोनेल। सो राइट, इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ये मसल है, ये वेंट्रिकल की वॉल है, राइट। सो वेंट्रिकल्स का स्ट्रक्चर इंटरनली हम बात करते हैं तो इस तरह से प्रेजेंट है। नाउ लास्टली हम इसकी वर्किंग कंडीशंस को देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। वर्किंग ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय का कार्य किस तरह से वहाँ पर परफॉर्म होता है। नॉर्मली बात करेंगे तो हम देखते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड है, राइट, लेफ्ट साइड में लेफ्ट प्रीकेवल जो है, कहाँ है लेफ्ट साइड, चलो इसकी बात करते हैं। लेफ्ट प्रीकेवल से ब्लड आ रहा है, राइट प्रीकेवल से इससे आ रहा है, इकट्ठा होके कहाँ आ जाएगा, साइनस विनोसस में, साइनस विनोसस से राइट ऑरिकल में आएगा और राइट ऑरिकल से फिर यहाँ से नीचे आएगा वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में कौन से पार्ट में आएगा, जो हमने अभी लिखा था केवम पल्मोनेल जो पार्ट है उसके अंदर आएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। लेफ्ट से भी ब्लड यहाँ से आएगा, ठीक है, इकट्ठा हुआ था वो यहाँ से नीचे वेंट्रिकल में आएगा, निलय में आएगा। अब एक चीज़ जो ऑब्जर्व करने की है, यहाँ पे आके ब्लड मिक्स हो सकता है, चांसेस ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे छिद्र के द्वारा आया, इसके अंदर भी साइनस विनोसस के थ्रू, एक वॉल्व के थ्रू आया। अब यहाँ से ये लेफ़्ट और राइट में डिवाइड हो गए, ये राइट और ये लेफ़्ट पार्ट है, डिवीजन ज़्यादा एज सच नहीं हुआ है। अब इस एरिया से हम क्या देखेंगे, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट, तो हम देखेंगे राइट साइड से कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी रीजन में जाएगा, तो अंदर की तरफ से जाएगा, पल्मोनरी आर्क जो प्रेजेंट है उससे जाएगा अंदर की साइड से। तो पल्मोनरी आर्क है, एओर्टा के रूप में प्रेजेंट है, ये क्या करेगी, लंग्स को ब्लड सप्लाई देगी, और लंग्स से ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। लंग से ब्लड जो प्योर्ड होगा वो यहाँ पर आएगा। अब जब हम इस रीजन की बात करते हैं तो इस रीजन से, यानी कि लेफ्ट रीजन से नॉर्मली ब्लड जो है वो पूरे रीजन को, पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाता है, ठीक है। लेफ्ट रीजन से पूरी बॉडी को सप्लाई किया जा रहा है, राइट रीजन से लंग्स पे जा रहा है, और लंग्स से जाके वो प्योर होकर वापस से नीचे आता है, प्योर्ड फॉर्म में आता है, प्योर्ड फॉर्म में आकर पूरी बॉडी को लेफ्ट रीजन से सप्लाई कर दिया जाता है। अब जब सिस्टमैटिक आर्क है उसके बीच में सेमी ल्यूनर वाल्व भी प्रेजेंट रहेगा। तो ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ आके यहाँ से ये जा रहा है लंग्स तक, किस लिए, शुद्धिकरण के लिए। लंग से शुद्धिकरित आएगा लेफ्ट में, राइट,
लेफ्ट साइड में आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, शिरा के थ्रू आएगा, और यहाँ से फिर पूरी बॉडी को दे दिया जाएगा सिस्टमैटिक आर्क के थ्रू। सो इस टाइप से इनकी वर्किंग रहती है हार्ट की, और हार्ट वर्किंग कंडीशन में रहता है। ऑलराइट, बात करते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट की। राइट, हमने हार्ट की स्ट्रक्चर्स देख लिए, ऑरिकल्स कैसे हैं, वेंट्रिकल्स कैसे अरेंज्ड हैं, आलिंद ने लय देखा, उनके बीच में जो वाल्व्स का पार्ट हैं वो देखे। इसी के साथ हमने एक और स्ट्रक्चर देखा कि वेंट्रिकल्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, केवम रीजन्स अलग अलग प्रेजेंट थे, एक केवम पल्मोनेल था, एक केवम डॉर्सेल था, डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट था इसलिए डॉर्सेल थी। ठीक है, कॉर्डी टेंडिनी भी प्रेजेंट थे, और इसी के साथ वहाँ पे कॉलमनर कॉर्डा भी वहाँ पर प्रेजेंट था, कॉलम के फॉर्म में प्रेजेंट था, इसलिए हमने उसे नेमिंग दिया था कॉलमनर कॉर्डा। राइट, अब हम वर्किंग की बात करते हैं, तो हम वर्किंग में एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द पोर्शंस जो हैं वो फ्रॉग की तरह ही प्रेजेंट होते हैं, बट फ्रॉग से थोड़ा सा इसका डेवलपमेंट हाई है, और यहाँ पर हमने देखा जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे अपन अगर बात करें ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में हम बोल रहे थे साइनस विनोसस ओपन हो रहा था और अपना ब्लड यहाँ ला रहा था, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं था, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा था। ठीक है, यहाँ से फिर वेंट्रिकल्स प्रेजेंट थे, यहाँ पर इस एरिया में वेंट्रिकल में यहाँ से ब्लड जा रहा था। ठीक है, यहाँ से साइनस विनोसस से ऑरिकल में और ऑरिकल से वेंट्रिकल में। राइट, अब सेम चीज यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। लेफ्ट ऑरिकल की बात करते हैं, लेफ्ट एओर्टा की बात करते हैं, तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन वाला ब्लड आया। ठीक है, यहाँ पे आके इसने यहाँ एंट्री मारी वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल में एंट्री मारने के बाद ये यहाँ से जाता है सिस्टमैटिक आर्क में या सिस्टमिक आर्क के थ्रू बाहर बॉडी में जाता है। सेम चीज यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो अगेन जाता है एओर्टा के पास, यानी कि पल्मोनरी एओर्टा को, पल्मोनरी आर्क को जा रहा है राइट साइड से, लेफ्ट साइड से जा रहा है बॉडी को। आया कहाँ से? साइनस विनोसस से, यहाँ पे आया पल्मोनरी वेन से। ठीक है, जो लंग्स में प्रेजेंट है। तो वर्किंग देख लेते हैं। यहाँ पे कपार्ट प्रेजेंट होंगे, वो कपार्ट हैं सेमी लूनर वाल्व्स। ठीक है, अब देखते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल एक है तो ये वाला जो ब्लड जिस वेंट्रिकल पार्ट में खुल रहा था उसको हमने नेमिंग दिया था केवम पल्मोनेल। ठीक है, और डॉर्सेल दूसरा पार्ट था। राइट, सो यहाँ पे आके कुछ पार्ट में मिक्सिंग भी हो जाती है ब्लड की, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ जब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की, तो सबसे पहले हमने बोला साइनस वीनोसस में ब्लड आ रहा है। ठीक है, कौन सा ब्लड आ रहा है? CO2 कंटेंट वाला, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, साइनस वीनोसस में ब्लड आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? पूरी बॉडी से कलेक्ट होके आ रहा है। पूरी बॉडी से किसके थ्रू कलेक्ट हो रहा है? प्री केवल एंड पोस्ट केवल के थ्रू, यानी कि प्री केवल और पोस्ट केवल दोनों इकट्ठा करके ला रहे हैं ब्लड को बॉडी से साइनस वीनोसस में, जो कि डीऑक्सीजनेटेड है क्योंकि पूरी बॉडी से आ रहा है। अब साइनस वीनोसस से ब्लड कहाँ जाएगा? साइनस वीनोसस से ब्लड कहाँ जाएगा? एओर्टा में, यानी कि राइट ऑरिकल में। ठीक है, एओर्टा नहीं, राइट ऑरिकल
दायां आलिंद जो है वहाँ पे ब्लड जा रहा है, और यहाँ पे जो अपर्चर छिद्र वाल्व वो प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं साइनोएट्रियल वाल्व। ठीक है, अब राइट ऑरिकल से ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल की राइट साइड जाएगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल नहीं लिख सकते हम, ठीक है, क्योंकि ये एक ही वेंट्रिकल इनमें प्रेजेंट होगा, तो राइट वेंट्रिकल लिखना सही नहीं है, बट वेंट्रिकल की राइट साइड में जा रहा है। किस एरिया में? केवम पल्मोनेल एरिया में। ठीक है, और यहां से ब्लड किस वाल्व के थ्रू जाएगा? इसे हम बोलेंगे राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकल वाल्व। ठीक है, इस वाल्व के थ्रू जा रहा है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल के केवम पल्मोनेल पार्ट में, और केवम पल्मोनेल पार्ट से पल्मोनरी एओर्टा की तरफ ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। पल्मोनरी एओर्टा यानी कि यहाँ से जाएगा ब्लड लंग्स में, और लंग्स में क्या होगा? प्योरिफिकेशन होगा, यानी कि ब्लड जो है वो प्योर फॉर्म में, हम बोलते हैं शुद्ध ब्लड जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब लंग्स से पल्मोनरी वेन आएंगी, ठीक है, वो क्या करेंगी? ब्लड को, क्योंकि यहाँ पे लंग्स में ऑक्सीजनेटेड मात्रा ज़्यादा हो चुकी है, यहाँ तक डीऑक्सीजनेटेड थी, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड आ चुका है, तो पल्मोनरी वेन से आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद यहाँ पर ऑरिकल से ये जाएगा वेंट्रिकल में, मतलब वेंट्रिकल के राइट साइड में तो गया था पहले, अब लेफ्ट साइड में जाएगा, और लेफ्ट साइड से वेंट्रिकल के ये जाएगा सिस्टमैक आर्क। ठीक है, यहाँ से आर्क घूमते हुए जा रही है, जिसे सिस्टेमिक आर्क कहते हैं हम, एंड ये पूरी बॉडी को यहाँ से ब्लड सप्लाई कर देता है, ऑक्सीजनेटेड है, और वेंट्रिकल से सिस्टमैटिक आर्क में जो ब्लड जा रहा है, तो बीच में जो कपाट हैं, वाल्व हैं, उन्हें हम सेमी लूनर वाल्व कहेंगे, और लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ रहा है तो लेफ्ट ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर वाल्व। ठीक है, सो इस तरह से कंडीशन होगी, और इस तरह से आगे बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। अब बॉडी में हम बोल रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है, राइट, एक नॉर्मल सी चीज़ बोली हमने, बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है, तो जो इसका जो ब्रेन होगा, ब्रेन में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और इसे फंक्शन करवाएगा, इसकी जो भी फंक्शनल एक्टिविटीज़ होंगी वो करवाएगा, प्लस क्योंकि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा है तो वहाँ तक क्या करेगा? प्योर ब्लड को सप्लाई करवाएगा, और बॉडी से इम्प्योर ब्लड को ये वापस लेता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से वेरिनस में, या हम बोल सकते हैं रेप्टाइल्स में, वेरिनस तो एक इसका मॉडल ऑर्गेनिज्म है, रेप्टाइल्स में हम इस तरह से वर्किंग देखते हैं हार्ट की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, श्वसन तंत्र की, कि इनका श्वसन तंत्र कैसा होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। सबसे पहली बात अगर हम श्वसन तंत्र की करते हैं तो इसके अंदर रेस्पिरेशन यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आएगा, है ना, पैसेज क्या रहता है उसकी बात करेंगे। सेकेंडली रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन अंग कौन से हैं, ऑर्गन्स की बात करेंगे, और लास्टली बात करेंगे रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म की, यानी कि रेस्पिरेटरी की, श्वसन की क्रिया विधि
क्या है, राइट इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है और कैसे वर्क करता है, राइट पहले पैसेज की, फिर ऑर्गन्स की एंड फिर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, तो वेरिनस में मोस्ट प्रोबेबली जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स के थ्रू ही होता है, यानी कि फुफ्फुसीय श्वसन ही है, लंग्स के थ्रू ही श्वसन है, इसलिए हम बोलेंगे कि रेस्पिरेशन मोस्ट प्रोबेबली लंग्स की तरह हो रहा है। वहीं अगर हम एम्फीबियंस में ऑब्जर्व कर रहे थे तो वहाँ पर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन था, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन था, पर यहाँ पे एज सच न स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन देखा जाता है न गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन देखा जाता है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म है टर्टल, उसके अंदर बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। बाकी मोस्ट में लंग्स के थ्रू या पल्मोनरी रेस्पिरेशन जैसे हम बोलते हैं, क्योंकि लंग्स है तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी श्वसन कहते हैं। सो पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में, वेरिनस में, यूरोमैस्टिक्स में होता है। टर्टल में एक एक्सेप्शन है कि बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन है, यानी कि मुख ग्रसिका रेस्पिरेशन है, यानी कि बकल मीन्स माउथ, माउथ कैविटी जो है वहाँ की बात करेंगे, एंड फेरेंजियल मीन्स फेरिंग्स रीजन की बात करेंगे। तो यहाँ पर मुख और फेरिंग्स के बीच में एयर का इन्वॉल्वमेंट होता है और फिर रेस्पिरेशन की एक्टिविटी परसिस्ट करती है। तो ये टर्टल में देखा जाता है, टर्टल में ये ऑब्जर्व किया जाता है। स्किन से इसमें रेस्पिरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे कोई एज सच पोर्स या छिद्र उपस्थित ही नहीं है जो कि आगे जाकर रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करवा सके, इसलिए स्किन से इसमें रेस्पिरेशन की क्रिया एक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। सेकेंडली स्किन जो है वो पोरस तो नहीं है, हमने बोल दिया, छिद्र नहीं है, और इसी के साथ साथ ये बहुत हार्ड है, इसमें स्केल्स प्रेजेंट है, बाहर की तरफ स्केली है, ठीक है, स्केल्स प्रेजेंट हैं, इसलिए स्किन से रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। तीसरी बात आती है गिल्स से। एडल्ट में तो हमने गिल्स से रेस्पिरेशन वयस्क अवस्था में नहीं देखा, ऑब्जर्व ही नहीं किया, लेकिन कुछ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, ठीक है, हम बोल सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो होती हैं, भ्रूणीय अवस्थाएं जो होती हैं, वहाँ पर कुछ गिल्स परसिस्टेंट देखे हैं, यानी कि हमने वहाँ पर गिल पोर्स या छिद्र देखे हैं और उन छिद्रों के द्वारा श्वसन क्रिया आगे परफॉर्म होती, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल पोर्स देखे गए हैं और ऐसा बोला जाता है कि ये फ्यूचर गिल्स हो सकते हैं, यानी कि भविष्य में ये गिल्स बन सकते हैं, लेकिन एज अ रिजल्ट हमें एडल्ट में या बोल सकते हैं बर्थ के बाद रेप्टाइल्स में गिल पोर्स गिल्स में कन्वर्ट होते हुए नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में वहाँ पर कुछ छिद्र हैं जो शो करते हैं कि मे बी इनमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो सकता है, राइट। तो ये चीज़ क्लियर है कि टर्टल में बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन है, स्किन के थ्रू बिल्कुल रेस्पिरेशन नहीं है, गिल्स के थ्रू वैसे तो नहीं है, लेकिन हमने क्योंकि भ्रूणीय अवस्था में देखा है तो अनुमान लगाते हैं कुछ लोग कि मे बी कुछ ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, बट एडल्ट्स में ये देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। और लास्टली मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में लंग के थ्रू ही रेस्पिरेशन होगा। दूसरी चीज़, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वाटर में, राइट, या फिर टेरेस्ट्रियल होते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की तो टेरेस्ट्रियल होते हैं, तो एयर कहाँ से ले रहे हैं? एटमॉस्फेयर से। और वाटर के थ्रू, वाटर में एयर कहाँ से ले रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड एयर लेते हैं, तो वो कहाँ से ले रहे हैं? वाटर के थ्रू। तो वही है कि अगर एक्वेटिक है तो वाटर के थ्रू ले रहा है, टेरेस्ट्रियल है तो पूरे इन्वायरमेंट के थ्रू एयर को अंदर की तरफ ले रहा है। तो ये बात हुई रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, राइट। अब बात करते हैं
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट किस तरह से वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम नॉर्मली देखते हैं कि कैसे सीरीज ऑर्डर में ये प्रेजेंट है। जैसे सबसे पहले हमने बात की एक्सटर्नल लेयर्स, बाह्य नासा छिद्र प्रेजेंट रहते हैं। एक्सटर्नल लेयर्स आगे जाकर ओपन होते हैं नेजल चैम्बर में, ठीक है। नेजल चैम्बर आगे जाकर इंटरनल लेयर्स में ओपन होता है, ठीक है, यानी कि आंतरिक नासा छिद्र। आंतरिक नासा छिद्र आगे जाकर फेरिंग्स में जाते हुए गलेट के थ्रू ओपन होता है, ठीक है। ग्लॉटिस तो ईसोफेगस में खुल रही थी, गलेट जो है, ये जो ढक्कन रूपी संरचना होगी, ये गलेट कहाँ खुलेगा, विंड पाइप में खुलेगा। वहीं यहाँ पे सेम जगह पे अगर ग्लॉटिस है तो ग्लॉटिस हमारी ईसोफेगस के अंदर ओपन हो रही थी, ठीक है। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसका रेस्पिरेशन से कोई पार्ट है ही नहीं। गलेट के बाद जब हम बात करते हैं तो गलेट के बाद आता है लैरिंग्स, यानी कि वॉइस वोकल कॉर्ड जो होता है, एंड लैरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया, राइट। एंड ये ट्रेकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स, ठीक है। फर्दर ऑन बाइफर्केट हो जाते हैं और हर ब्रोंकाई अपने अपने साइड के लंग को, क्योंकि लंग्स दो पेयर में है, राइट और लेफ्ट लंग को जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रैक्ट जो है वो हमारे पास प्रेजेंट रहता है। जब हम इनको डीपली स्टडी करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि सपोज फर्स्ट है हमारा एक्सटर्नल लेयर। एक्सटर्नल लेयर की अगर बात करते हैं तो बाहर की तरफ प्रेजेंट है जो प्रोथ होता है, यानी कि जो स्नाउट एरिया है लिजार्ड का, स्नाउट एरिया होता है जो आगे की तरफ निकला हुआ है, उसके दोनों तरफ एक एक रंध्र या एक एक छिद्र लेयर प्रेजेंट होता है, जो कि बाहर की आसपास की एनवायरनमेंट की एयर को अंदर की तरफ इनटेक करता है, लेता है, ठीक है। इस स्नाउट पे प्रेजेंट है, राइट, दोनों तरफ एक्सटर्नल लेयर्स, राइट। अब इस स्नाउट पे प्रेजेंट एक्सटर्नल लेयर्स और इसी एक्सटर्नल लेयर्स में कुछ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक झिल्ली प्रेजेंट होती है, राइट। और ये मेम्ब्रेन कैसी होती है, इलास्टिक होती है, इवन इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ भी सकता है और मूवेबल मेम्ब्रेन है, इलास्टिक है, झिल्ली नुमा आकृति यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। जब, क्योंकि हमने बोला कि ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, बरो लिविंग होते हैं, राइट, बरो में एक बिल बनाकर रहते हैं, बिलकारी होते हैं, तो बरो लिविंग हैं, इसलिए ये मिट्टी या सैंड सॉइल जो भी होती है उसको हटाते हैं, रिमूव करते हैं और अपने माउथ से, हैंड से यूज़ करके हटाते हैं, अपने प्रोथ का, स्नाउट का यूज़ करके मिट्टी को खोदते हैं, बरो बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। तो जब उस टाइम पे क्या होता है, ये जो एक्सटर्नल लेयर्स हैं ये क्लोज हो जाते हैं इस मेम्ब्रेन के थ्रू, ये मेम्ब्रेन कवर कर लेती है ताकि जो सैंड है वो अंदर की तरफ एंटर ना करे, और अंदर की तरफ अगर वो एंटर कर जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए ये मेम्ब्रेन हेल्प करती है प्रोटेक्शन में, या प्रोटेक्शन फ्रॉम सॉइल, ताकि सॉइल का जो डिपोजिशन है या सॉइल की जो एंट्री है वो अंदर की तरफ ना हो सके, ना डिपोजिशन हो सके ना ही एंट्री हो सके। तो ये एक्सटर्नल लेयर्स का फंक्शन है, ठीक है, किस तरह से प्रेजेंट है। अब एक्सटर्नल लेयर्स आगे जाके नेजल चैम्बर में खुलते हैं, और जब हम नेजल चैम्बर की बात करते हैं तो ये नेजल चैम्बर कहाँ खुलता है, ब्रेन पार्ट में, राइट। ये जो नेजल चैम्बर है ये खुलता है ब्रेन की रीजन में, आगे की तरफ खुलता है, और वहाँ तक वो क्या करता है, एयर को लेकर
जाता है। यानी कि यहाँ से ब्रेन पार्ट में नेजल चैम्बर बना हुआ है जो ओपन हो रहा है और ब्रेन तक एयर को लेकर जा रहा है, और इसी नेजल चैम्बर से कनेक्टेड होते हैं हमारे इंटरनल नेयर्स, यानी कि आंतरिक नासा छिद्र। ठीक है, ये एक तरह से नॉस्ट्रल की तरह काम करते हैं, यहाँ पर इनमें नॉस्ट्रल्स की तरह यहाँ पर फंक्शन करते हैं। और इंटरनल लेयर्स की जब हम बात करते हैं तो नेजल चैम्बर से, क्योंकि हमने बोला आ रहे हैं, और इंटरनल लेयर्स खुलते हैं हमारी बकल कैविटी में, यानी कि मुख की जो गुहा है वहाँ पर इंटरनल लेयर्स खुलते हैं। फेरिंग्स रीजन में इनकी ओपनिंग ऑब्जर्व की जाती है, और फेरिंग्स रीजन में और क्या है, गलेट भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसके जस्ट कंटिन्यू में फेरिंग्स रीजन। अब इंटरनल लेयर्स आगे जाकर गलेट में ओपन होते हैं, और गलेट क्या है, विंड पाइप की जस्ट हम बोल सकते हैं ओपनिंग है। ठीक है, विंड पाइप की ओपनिंग है जो यहाँ पर प्रेजेंट है। नाउ फोर्थ स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो वो होता है लैरिंग्स, और लैरिंग्स की जब भी हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर भी देखते हैं इसका। ठीक है, ये हमने ट्रैक्ट पढ़ा था कि पूरा ट्रैक्ट कैसे है, ये हम डिफरेंट पार्ट्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फोर्थ पार्ट की, जिसे हमने नेम दिया लैरिंग्स। राइट, सबसे पहली बात तो ये साउंड बॉक्स होता है। ठीक है, साउंड बॉक्स की तरह प्रेजेंट है, और इसमें लैरिंजियल कॉर्ड्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, क्योंकि एज सच हमने देखा कि जो रेप्टाइल्स हैं उनमें साउंड प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा साउंड के लिए फेमस हो, जैसे बर्ड्स में हम देख रहे थे, राइट, कि बर्ड्स में बहुत ज़्यादा सिंगिंग होती है, ऑब्जर्व की जाती है। एज सच लैरिंग्स रीजन, वहाँ पे सिरिंग्स था, यहाँ पे लैरिंग्स है, लेकिन लैरिंजियल कॉर्ड्स, ठीक है, इनकी जो कंडराएं होती हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती, वो एब्सेंट होती हैं, क्योंकि यहाँ पे साउंड की प्रोडक्शन की नीड इतनी ज़्यादा नहीं है। राइट, साउंड इतने अच्छे से प्रोड्यूस फिर नहीं हो पाती। ठीक है, तो जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो ये किस तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, फुफकार जैसी, जैसे स्नेक्स में हम देखते हैं हिसिंग साउंड जो होती है वो साउंड इनकी देखी जाती है। और वो हिसिंग साउंड कैसे आ रही है, वो जो इनके एक्सटर्नल लेयर्स है ना, राइट, बाह्य नासा छिद्र जो होते हैं इनके, उसके थ्रू वो हिसिंग साउंड जो है वो ऑब्जर्व की जाती है, और इस हिसिंग साउंड के थ्रू ही ये अपनी आवाज साउंड्स को लेते हैं। राइट, सो इस टाइप से हम लैरिंग्स में देखते हैं कि कॉर्ड्स एब्सेंट है, साउंड एज सच प्रोड्यूस नहीं हो रही, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है जो कि इनके नासा छिद्र जो है उनके थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, और फुफकार जैसी आवाज़ ये निकालते हैं, जैसे बहुत एंग्री हो, बहुत ज़्यादा ही गुस्से में। नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं अगर, तो यहाँ पे एक बोनी स्केलेटन टाइप प्रेजेंट होता है इनमें। राइट, एक बोनी स्केलेटन टाइप स्ट्रक्चर इनमें ऑब्जर्व किया जाता है। ये पोर्शन इस तरह से हुआ,
राइट। इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये जो बीच में ओपनिंग है इसे हमने बोला है गलेट, ठीक है, गलेट है ये। यहां पे ये दोनों बोनी स्ट्रक्चर्स हैं, एक को बोलते हैं एरिटिनॉइड, राइट, और दूसरे को बोलते हैं क्रिकॉइड। ये दोनों बोन्स हैं जो कि यहाँ पर इस तरह से अरेंज्ड है। ये बोन जो है वो सेमी लूनर है, अर्धचंद्राकार के फॉर्म में, अर्धचंद्राकार के फॉर्म में प्रेजेंट है, और ये कुछ बोल सकते हैं हम सर्कुलर टाइप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। सो इस टाइप से टू बोन्स एरिटिनॉइड एंड क्रिकॉइड बोनी स्केलेटन यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। कहाँ है ये? मोस्ट प्रोबेबली लैरिंग्स के आसपास, ठीक है, क्योंकि हमने बोला कॉर्ड्स एज सच वहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है, स्ट्रिंग्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इस टाइप का स्केलेटन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर मसल्स हैं, मसल्स फॉर डायलेशन, muscles for contraction, राइट। सो इस टाइप से टू मसल्स यहाँ पर अरेंज्ड रहेंगी इसकी चारों तरफ, जो कि हैं एक कॉन्ट्रैक्शन के लिए, संकुचन के लिए है, एक डायलेशन के लिए यानी कि उसे रिलीज करवाने के लिए। तो इस टाइप से वोकल कॉर्ड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, कोई वॉइस कॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मसल्स का प्लस बोनी स्केलेटन का, एरिटिनॉइड एंड क्रिकॉइड बोन्स का अरेंजमेंट आसपास देखा जाता है। जैसे अगर हम लैरिंग्स की ही बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं इस तरह से, ये तो क्रिकॉइड अरेंज्ड रहेंगी, इस टाइप से इनकी स्ट्रक्चर्स में अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। ये लैरिंग्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये होती है क्रिकॉइड, ठीक है, दो ही होती हैं, बीच में ऐसे ही स्ट्रक्चर कुछ प्रेजेंट होता है, इसे हम क्रिकॉइड बोलते हैं, और ये होती है एरिटिनॉइड बोन, और ये लैरिंग्स का स्ट्रक्चर, राइट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स। बाहर से ये अंदर से प्रेजेंट है कि किस तरह से ये अरेंजमेंट शो करते हैं। तो फोर्थ स्ट्रक्चर की बात की हमने लैरिंग्स की, ठीक है। अब लैरिंग्स के बाद वो इंटरनल स्ट्रक्चर है। लैरिंग्स के बाद आता है हमारा फिफ्थ स्ट्रक्चर ट्रेकिया। लैरिंग्स नीचे की तरफ ट्रैकिया में कंटिन्यू करता है, और इस ट्रैकिया के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर अपन देखते हैं। फिफ्थ पार्ट हो गया हमारा ट्रैकिया, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हुआ, यहाँ पे लैरिंग्स था कहीं, यहाँ पे ट्रैकिया, ये ब्रोंकाई, ये हो गया लेफ्ट लंग, और ये हो गया राइट लंग, राइट। इस तरह से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ऑलराइट, ये लंग्स का स्ट्रक्चर हो। नाउ अगर हम ट्रेकिया की बात करते हैं तो ट्रेकिया पे रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम, क्योंकि ये ट्रेकिया पे प्रेजेंट है तो इन रिंग्स को हम नेमिंग देते हैं ट्रैकियल रिंग्स। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, ये रिंग्स जो होती हैं कंप्लीट रिंग फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं। कंप्लीट रिंग है, पूर्ण रिंग है, वृत्ताकार आकृति में है, राइट। और क्योंकि ट्रैकिया पे प्रेजेंस है इनकी, तो इन्हें हम ट्रैकियल रिंग्स कह सकते हैं। नाउ ट्रैकिया जो है एकदम बोल सकते हैं हम कैसी स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और सिंगल स्ट्रक्चर
होती है, राइट, सिलेंड्रिकल इन नेचर होती है। 6 पार्ट की बात करते हैं, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई आते हैं एंड ये ब्रोंकाई 2 पार्ट्स में बाइफर्केट हो जाते हैं, यानी कि इनमें बाइफर्केशन है और ये 2 प्रेजेंट हैं, 2 पार्ट्स में प्रेजेंट रहेंगे। नाउ बाइफर्केशन के बाद क्या ऑब्जर्व किया जाएगा कि ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए, प्लस इन पे भी रिंग्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम ब्रोंकियोल्स या ब्रोंकाई रिंग्स कहते हैं, क्योंकि ब्रोंकाई पे प्रेजेंट है तो ब्रोंकाई रिंग्स प्रेजेंट रहेंगी आउटसाइड स्ट्रक्चर से, और ये अपने अपने लंग्स को सप्लाई करते हैं, यानी कि इनसे फिर लंग्स आगे स्टार्ट होते। और जब हम लंग्स की बात करते हैं नेक्स्ट रीजन की, तो लंग्स में हमने देखा कि क्या होगा। सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कुछ ओवल स्ट्रक्चर के हैं, राइट, 2 इन नंबर प्रेजेंट हैं, यानी कि 2 लंग्स प्रेजेंट हैं। इसी के साथ इसमें ऑरेंज कलर के स्ट्रक्चर्स होंगे, ऑरेंज कलर के कुछ मस्क्यूलर टाइप स्ट्रक्चर्स जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, यानी कि संकुचन और शिथिलन की एक्टिविटीज़ इनमें देखी जाती है। दोनों एक्टिविटीज़ इनमें हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। नारंगी कलर के हैं, 2 हैं, प्रेजेंट कहाँ हैं, थॉरेक्स रीजन में, राइट, थॉरेक्स रीजन में प्रेजेंट होंगे वक्षीय भाग में, और इनके आसपास रिब्स भी प्रेजेंट रहेंगी। तो रिब्स जो हैं वो इनको कवर करती हैं, राइट, प्रोटेक्ट करके रखती है। और लंग्स के आउटर सरफेस पर प्लूरल लेयर, प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और उस मेम्ब्रेन और लंग्स के बीच में स्पेस होगी, तो उसको हम बोलेंगे प्लूरल कैविटी। और इसी प्लूरल कैविटी में फ्लूइड भी फिल्ड रहता है, तो उसे हम प्लूरल फ्लूइड या द्रव्य भी कह सकते हैं। सो प्लूरल कैविटी इनके आसपास प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। एज सच इनमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि लेफ्ट लंग बड़ा होगा या राइट लंग बड़ा होगा, ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर्स वाइज ये सिमिलर ही ऑब्जर्व होते। नाउ ये तो हमने आउटर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात की। इंटरनली अगर हम बात करें इनकी, तो इंटरनली क्या होता है, नीचे वाला जो पार्ट है लंग्स का, पहली बात तो एल्वियोज इसमें प्रेजेंट होंगे, एल्वियोल्स या एल्वियोलाई जिन्हें हम बोलते हैं, ये इनके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। छोटी कुपिकाएं जो होती हैं वो इनके अंदर उपस्थित रहेंगी और बहुत अच्छे से अरेंज रहेंगी। एल्वियोलाई क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है तो एयर एक्सचेंज में ये हेल्प करेंगी, ठीक है। अब दूसरी बात ये करते हैं कि जो इनका जो अपर पार्ट है, ऊपर वाला रीजन है, वो थोड़ा सा सेक्यूलेटेड होगा, यानी कि वहाँ पर एयर सैक ज़्यादा हैं, ठीक है, वायु कोश जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इस रीजन को सेक्यूलेटेड रीजन कहा गया। वहीं इसको हम वेस्क्यूलर रीजन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेसल्स की प्रेजेंस ज़्यादा है, यानी कि ब्लड वेसल्स का जाल जो है वो यहाँ पर नीचे की तरफ प्रेजेंट रहेगा, इसलिए हमने इस रीजन को वेस्क्यूलर रीजन कहा। यानी कि ऊपर एयर सैक्स, नीचे वेस्क्यूलर रीजन, वेसल्स, कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज प्रेजेंट रहेंगे, राइट। सो नीचे एयर का तो कोई रोल नहीं है, एयर नीचे जाएगी नहीं ज़्यादा, एयर मोस्टली अपर पार्ट में ही रहेगी। सो इस टाइप से लंग्स को इंटरनली हम एक्सप्लेन कर सकते। अब बात करते हैं, ये तो हमने डिफरेंट पार्ट्स की बात कर ली कि एक्सटर्नल लेयर्स हैं, इंटरनल लेयर्स हैं, इन दोनों के बीच में नेजल चैम्बर था, ठीक है, एंड लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लास्टली लंग्स, ठीक है। अब मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं
जब भी हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं, क्रियाविधि को देखते हैं, तो मैकेनिज्म मोस्टली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन, राइट। इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन। इफ इंस्पायरेशन की बात कर रहे हैं यानी कि एयर को अंदर की तरफ लिया जा रहा है, एंड इफ एक्सपायरेशन की बात कर रहे हैं यानी कि उच्च श्वसन जैसे हम बोलते हैं, तो उसके थ्रू एयर को बाहर की तरफ रिलीज किया जाता है, बाहर के इन्वायरमेंट। तो जिस पैसेज के थ्रू रिलीज कर रहे हैं उसे हम रेस्पिरेटरी पैसेज या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कह सकते हैं। नाउ इंस्पायरेशन कैसे होगा? एक्सटर्नल लेयर्स से एयर जाएगी नेजल चैम्बर में ब्रेन की तरफ, प्योर ऑक्सीजनेटेड एयर जाएगी इंटरनल लेयर्स में, इंटरनल लेयर से लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई और ब्रोंकाई से लंग्स में, राइट। देन यहाँ पर वेस्क्यूलर पार्ट है, वेसल्स प्रेजेंट है, तो एक्सचेंज होगा एयर का, O2 एक्सचेंज होके पूरी बॉडी को भेज दी जाएगी, CO2 वहाँ से जो आ रही है वेसल से वो यहाँ तक लाई जाएगी। देन CO2 अगेन एक्सपायरेशन प्रोसेस के थ्रू CO2 कहाँ जाएगी? उल्टे रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स, इंटरनल लेयर्स एंड देन एक्सटर्नल लेयर्स के थ्रू बाहर की तरफ CO2 रिलीज हो जाएगी, यानी कि O2 की एंट्री है इधर, यहाँ पे CO2 का रिमूवल है एक्सपायरेशन। ये चीज़ क्लियर है। अब ये मैकेनिज्म कंट्रोल जो हो रहा है एक मसल्स के थ्रू कंट्रोल होता है, जो कि रिब्स के बीच में सेंटर में प्रेजेंट होती है। इनको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, यानी कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट है इंटरकोस्टल मसल्स। अगर हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स संकुचन होता है, सिकुड़ती हैं अगर वो, तो क्या होगा? उन्हें स्पेस मिलेगी लंग्स को फैलने के लिए, ये अपने एरिया में, वॉल्यूम में, व्यास में, डायामीटर में बढ़ जाएंगे, एंड जैसे ही ये डायामीटर बढ़ेगा तो एयर इजीली अंदर एंटर कर जाएगी। एंड जैसे ही इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होंगी, वापस से शिथिलन होगा, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएंगी, तो क्या होगा? ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएंगी। प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होने से यहाँ पर जो CO2 होगी वो बाहर की तरफ एक्सटर्नल लेयर्स के थ्रू रिलीज कर दी जाएगी। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं, ये मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो होता है यहाँ पर इंस्पायरेशन, बिकॉज एरिया बढ़ रहा है, राइट। लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड अगर यही इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होती हैं, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आती हैं, तो एक्सपायरेशन होता है, एंड एक्सपायरेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज लंग्स जो हैं अपनी वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं। सो इस तरह से इनमें मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाता है इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन प्रोसेसेस। तो ये बात की हमने नॉर्मली रेस्पिरेटरी सिस्टम की, श्वसन तंत्र की, कैसे O2 एंड CO2 पूरी बॉडी में एक्सचेंज हो रही है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, या जिसे हम गैसीय विनिमय कहते हैं। नाउ बात करते हैं वेरिनस के ही नर्वस सिस्टम की, यानी कि ब्रेन की। और जब ब्रेन की बात करते हैं तो अगेन ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट। सो बात करेंगे यहाँ पर वेरिनस के नर्वस सिस्टम की, और नर्वस सिस्टम में भी वेरिनस के ब्रेन की। सबसे पहले ब्रेन से ही, बिकॉज मेन सिस्टम है। देन नर्वस सिस्टम में हम 2 टाइप की नर्व्स पढ़ेंगे, क्रेनियल नर्व्स, क्योंकि ब्रेन से अटैच्ड हैं तो क्रेनियल नर्व्स हो जाएंगे, एंड स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड होंगे, अटैचमेंट के बेसिस पर स्टडी की।
तो क्रेनियल नर्व्स इंपॉर्टेंट मेन ब्रेन्स हैं, देन नीचे की तरफ स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट है। सो सबसे पहले ब्रेन की बात करते हैं। नाउ नॉर्मली जब हम वेरिनस की बात कर रहे हैं तो ब्रेन को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, सेकेंडली मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क एंड थर्डली हाइंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। ठीक है, इस तरह से 3 टाइप्स में हम डिवाइड करेंगे। लेकिन नॉर्मली जब हम वेरिनस के ब्रेन की बात करते हैं तो 2 टाइप्स की लेयर्स यहाँ प्रेजेंट होंगी। एक होगी ड्यूरामीटर, एक होगी पायामीटर। ये दोनों लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। ड्यूरामीटर बाहर वाली है, पायामीटर अंदर वाली है। यहाँ पर वेसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इकट्ठी रहेंगी और यहाँ पे ब्रेन में कुछ संयोजी उत्तक या संयोजी कमिश्चर्स जो होते हैं वो भी वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। सो इस तरह से लेयर्स हैं बाहर वाली ब्रेन की जो कवर कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं ब्रेन को, जो यहाँ पर प्रेजेंट है। सो प्रोटेक्शन का काम है इन दोनों का। एंड नेक्स्टली जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवीजन है। जब भी 4 ब्रेन की बात करते हैं तो इसमें भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे, लाइक ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेकेंडली सेरेब्रल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे एंड थर्डली डायनसेफेलॉन ऑब्जर्व होगा। राइट, जब हम मिड ब्रेन की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्टिक लोब्स जो प्रेजेंट होती हैं वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, एंड जब हम हाइंड ब्रेन की बात करेंगे तो यहाँ पर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पार्ट विद किसके साथ देखने को मिलेगा, सेरेबैलम के साथ। सो इस तरह से हम इन जनरल शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से डिवाइड करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं डिटेल्ड में तो स्ट्रक्चर्स इस तरह से विजिबल रहेंगे। डायग्रामेटिकली देखते हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन के स्ट्रक्चर्स है ये। एक डॉर्सल साइड होगी, एक वेंट्रल साइड होगी यानी कि पृष्ठ सतह, एक अधर सतह। इस तरह से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। ये वाला पार्ट है सेरिब्रम, राइट। ये है ऑल्फैक्टरी लोब, ये है ऑप्टिक लोब, ये है डायनसेफेलॉन एंड जब नीचे की तरफ बात करते हैं तो ये सेरिब्रल पार्ट हो जाएगा, सेरिबैलम पार्ट एंड नीचे की तरफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। राइट, इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। वहीं हम इसे जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में देखेंगे तो सेम स्ट्रक्चर्स हमें डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस देंगे। दोनों साइड से अलग अलग होते हैं क्योंकि एक डॉर्सल सतह है और एक वेंट्रल सतह है।
सो यहाँ पर हमें एक कियाज्मा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होता है, राइट। और इसके नीचे जाते हैं ऑप्टिक वेसिकल्स, इससे और नीचे आते हैं तो सेरिबेलम पार्ट, और सेरिबेलम पार्ट के साथ ही कुछ नर्व्स का अटैचमेंट रहता है। इस तरह से नर्व्स अटैच रहेंगी। सो इस टाइप से दोनों साइड से स्ट्रक्चर्स हम देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर सेम ही हैं ऑलमोस्ट। ये सेरिबेलम पार्ट, ये 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, इस तरह से डिफरेंट नर्व्स अरेंज्ड रहेंगे, राइट। एक न्यू स्ट्रक्चर जो यहाँ देखने को मिलता है वो होता है ऑप्टिक कियाज्मा। ऑप्टिक कियाज्मा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। नाउ इसके जस्ट नीचे की तरफ एक कोरॉइड प्लेक्सस भी प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर एक प्लेक्सस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कोरॉइड प्लेक्सस कहते हैं। नाउ इन डिटेल अगर हम फोर ब्रेन को लेते हैं तो फोर ब्रेन से 3 पार्ट्स निकल रहे हैं। ऑल्फैक्टरी लोब जो कि लार्ज हैं साइज में, इनका मेन फंक्शन है पिंड भी बोल सकते हैं, एंड मेनली ये स्मेल के काम ही आते हैं, यानी कि स्मेलिंग फीचर इनमें प्रेजेंट है। प्रेजेंट कहाँ है? जो सेरिब्रम है उनके जस्ट ऊपर टॉप पोजीशन में, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन जो है, शुरुआती जो पोजीशन है स्टार्टिंग पोजीशन में ही ये प्रेजेंट रहे। बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स की तरह अरेंज्ड होते। नाउ ऑल्फैक्टरी लोब्स के जस्ट नीचे की तरफ हम सेरेब्रल पार्ट देखते हैं, यानी कि सेरिब्रम देखते हैं। सेरिब्रम जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि इसमें 2 हेमिस्फेयर्स हैं जिसे हम नेम दे सकते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, और ये दोनों हेमिस्फेयर्स जिस लाइन के थ्रू डिवाइड होते हैं उसे हम फिशर कहते हैं। फिशर, ये जो लाइन है ये इन्हें डिवाइड करती है 2 हेमिस्फेयर्स में, 2 डिफरेंट पार्ट्स में, और इसे हम सेरिब्रल फिशर भी बोल सकते हैं बिकॉज ये डिवाइड किसको कर रही है? सेरिब्रम को। तो सेरिब्रल फिशर के नाम से भी हम इसे इजीली जान सकते हैं। जब भी सेरिब्रम पार्ट की बात करते हैं तो सेरिब्रम पार्ट में ही पीछे की तरफ जब हम देख रहे हैं तो ऑप्टिक कियाज्मा स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट रहता है। ऑप्टिक कियाज्मा का मतलब क्या है कि एक क्रॉस बना रहे हैं, यानी कि ऑप्टिक लोब्स यहाँ प्रेजेंट हैं, लेकिन इनकी जो ओपनिंग है या इनका जो जॉइंट है ये सेरिब्रम के पीछे की तरफ है और बिल्कुल क्रॉस में जॉइंट होकर ओपन होते हैं, इसलिए हम इन्हें ऑप्टिक कियाज्मा कहते हैं। यानी कि ये दोनों आकर एक जगह पर खुल रही हैं, यहाँ से ओपन हो रही हैं, क्रॉस में आ रही हैं क्योंकि दोनों तरफ से आ रही हैं, तो एक तरह से यहाँ पर कियाज्मा स्ट्रक्चर लाइक बना रहे हैं। सो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे हम ऑप्टिक कियाज्मा भी स्टडी करते हैं। एंड लास्टली बात करते हैं डायनसेफेलॉन की। तो ये एक छोटा सा पार्ट है जो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एक बिल्कुल स्मॉल सा रीजन है डायनसेफेलॉन जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड ये आगे यहाँ पे पीनियल बॉडी भी प्रेजेंट रहेगी जो कि मेलेटोनिन का सिक्रीशन करती है ताकि स्लीप जो है वो इजीली आ सके, सोने में कोई परेशानी ना हो, तो स्लीप को रेगुलेट करती है मेलेटोनिन, राइट। पीनियल बॉडी भी डायसेफेलॉन रीजन से अटैच रहेगी। ऑप्टिक कियाज्मेटा यहाँ पर इस रीजन में प्रेजेंट हो सकता है एंड बिल्कुल छोटी सी स्मॉल बॉडी के रूप में प्रेजेंट है। एंड इनका जो फॉर्मेशन है वो टीलेंसेफेलॉन से होता है, राइट। फॉर्मेशन की बात करें तो टीलेंसेफेलॉन
डिफरेंट डिफरेंट हम बोल सकते हैं वेसिकल्स बनती हैं, और जो वेसिकल्स इनका फॉर्मेशन होता है वो टीलेंसेफेलॉन होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने बात की पीनियल बॉडी, ऑप्टिक कियाज्मा प्रेजेंट होता है, और ये फोर ब्रेन है, आगे वाला अग्र मस्तिष्क है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस तरह से 3 पोर्शंस प्रेजेंट हैं। नाउ बात करते हैं मिड ब्रेन की, यानी कि मध्य मस्तिष्क की। इस मध्य मस्तिष्क में जब हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो एक चीज़ देखने को मिलती है कि ऑप्टिक लोब्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द पार्ट इसी का कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी कि ऑप्टिक लोब्स मध्य मस्तिष्क से, मिड ब्रेन से ही बनती है एंड यहीं से ही निकलती। दूसरी चीज़ हिपोकैम्पस रीजन जो है वो भी यहीं पे ही, इसी रीजन में कहीं प्रेजेंट रहता है, एंड हिपोकैम्पस रीजन मेमोरी स्टोर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो ऑप्टिक लोब्स तो है ही मिड ब्रेन रीजन में और बिल्कुल बीच में है, इसी के साथ साथ हिप्पोकैम्पस रीजन इसको कनेक्ट करेगा, एंड मिड ब्रेन जो है, मध्य मस्तिष्क जो है नॉर्मली वो यहाँ पर कंस्टिट्यूट करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हम यहाँ देखते हैं, हाइंड ब्रेन प्रेजेंट है, राइट। हाइंड ब्रेन मतलब पश्च मस्तिष्क, और इसका फॉर्मेशन रोम्बेनसेफेलॉन से होता है। रोम्बेनसेफेलॉन से सेरेबेलम पोर्शन बनता है। सेरेबेलम यहाँ पर नीचे की तरफ जो प्रेजेंट है रीजन, इसको हम सेरेबेलम रीजन कहते हैं। ओवल शेप्ड का है, कुछ इस टाइप का ओवल शेप्ड का प्रेजेंट होगा, राइट। और इसी रीजन में कोरॉइड प्लेक्सस, यानी कि अटैचमेंट के लिए एक कोरॉइड प्लेक्सस लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट रहता है, और इसी रीजन से कुछ नर्व्स जो होती हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, और जो कि यहाँ पर शो होती है। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो हम बोलेंगे, सेरेबेलम है, रोम्बेनसेफेलॉन से बना। अब लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे सेरेबेलम नीचे जा रहा है और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो आगे से तो ये चौड़ा होगा, ब्रॉड होगा, लेकिन धीरे धीरे नीचे जाते जाते सेरेबेलम साइज में नैरो हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, धीरे धीरे इसका जो एरिया है वो कम होता जाएगा। नाउ लास्ट पार्ट मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इस मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का जो फॉर्मेशन है ना, वो कहाँ से होता है? माइलेनसेफेलॉन से, राइट। एंड इससे, इस वेसिकल से ये फॉर्म होती। नाउ सेकेंड इंटरेस्टिंग थिंग जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये है कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एक कंट्रोल सेंटर की तरह होता है, और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि किसी चीज़ को डायलेट करना है, रिलैक्स करना है तो भी यहाँ पे एक सेंटर प्रेजेंट होगा, किसी चीज़ को कॉन्स्ट्रिक्ट करना है तो भी यहाँ पे एक सेंटर प्रेजेंट होगा। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पोर्शन में मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर सेंटर्स पाए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए, एंड ये बहुत छोटा सा रीजन नीचे की तरफ सेरेबेलम से अटैच रहता है। नाउ जब हम बात करते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के बाद स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है, एक छोटा सा रीजन स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड पार्ट है, राइट, ये स्पाइनल कॉर्ड पार्ट जो है ये यहाँ पर कहाँ रहेगा? नेक रीजन में, ग्रीवा भाग में ये प्रेजेंट रहता है। अगेन स्पाइनल कॉर्ड की जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, आंतरिक संरचना देखते हैं, तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें 2 टाइप के मैटर मिलते हैं, वाइट मैटर एज वेल एज ग्रे मैटर, ठीक है, सफेद धूसर एंड ग्रे मैटर। वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, एंड एच की आकृति में प्रेजेंट है, एच शेप्ड में प्रेजेंट है, यानी कि इफ हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं स्ट्रक्चर, तो नॉर्मली हम देखते हैं
कि जो ग्रे मैटर है वो बीच में प्रेजेंट रहेगा एंड वाइट मैटर आउटर सरफेस पर बाहर की तरफ प्रेजेंट रहेगा, राइट। एंड एच शेप्ड में ग्रे मैटर देखा जाता है, राइट। सो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होता है। नाउ ग्रे मैटर और वाइट मैटर नेम क्यों दिया गया है, किस बेसिस पर दिया गया है, ये देख लेते हैं। वाइट मैटर जो है, क्योंकि हम बोलते हैं यहाँ पर नर्व्स अरेंज्ड होती हैं, एंड जब हम नर्व्स की बात करते हैं तो नर्व्स में मोस्ट प्रोबेबली मेड्यूलरी शीथ जो होती है वो एक्सॉन पे प्रेजेंट रहती है, राइट। एक्सॉन रीजन जो होता है, जो सबसे लॉन्ग रीजन होता है नर्व्स का, उस पे मेड्यूलरी शीथ प्रेजेंट रहते हैं। एंड बाकी जो होते हैं साइटोन पार्ट एज वेल एज डेंड्राइट्स जो होते हैं, राइट। और यहाँ पे निसल बॉडीज जो प्रेजेंट रहती हैं। सो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कलर जो होता है मेड्यूलरी शीथ का वाइट होता है। सो सारी मेड्यूलरी शीथ वाइट रीजन में आकर आ जाती हैं, अटैच्ड हो जाती हैं, राइट। तो हमें दिखेगा वो ओवरऑल की वाइट कलर्ड स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे सिर्फ नर्व्स का अरेंजमेंट एक प्रॉपर वे में हो रहा है, राइट। इन द सेम वे अगर हम ग्रे मैटर की बात करते हैं तो ग्रे मैटर में क्या होता है, जो डेंड्राइट्स हैं, जो टर्मिनल पार्ट है, डेंड्राइट्स हैं, साइटोन पार्ट है, ये सारा आकर एक जगह पर अरेंज हो जाता है। एंड इसी बेसिस पर हम ग्रे मैटर बोलते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा कलर में रीजन डार्क होता है, इस बेसिस पर हमने इसे ग्रे मैटर बोला। सो हमने ब्रेन स्ट्रक्चर में फोर ब्रेन देखा, मिड ब्रेन देखा, हाइंड ब्रेन देखा, इसी के साथ स्पाइनल कॉर्ड का भी स्ट्रक्चर देखा। एंड सेकेंडली जब हम बात करते हैं नर्व्स की, तो हमने बोला कि टू टाइप्स की नर्व्स होती हैं, एक क्रेनियल और एक स्पाइनल। अगर नर्व्स क्रेनियम यानी कि ब्रेन से अटैच्ड हैं तो उसे हम बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स। अटैच्ड किससे हैं ये, क्रेनियम रीजन से। और यही अगर हम बोलते हैं नर्व्स किससे अटैच्ड हैं, स्पाइनल कॉर्ड से, यानी कि जो स्ट्रक्चर अभी अपन ने स्टडी किया स्पाइनल कॉर्ड, इससे अगर नर्व्स का अटैचमेंट रहता है तो उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। हम इन दोनों टाइप की नर्व्स पे फोकस करेंगे कि किस तरह से ये दोनों नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कमिशर के बारे में। कमिशर्स भी प्रेजेंट होते हैं इनमें। कमिशर का मतलब होता है कि ये दो पोर्शंस को एक साथ अटैच करवा रहे हैं, राइट। इसका मतलब होता है कमिशर। तो यहाँ पर इंटीरियर रीजन में एक कमिशर प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलेंगे इंटीरियर कमिशर, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जो इंटीरियर पार्ट्स हैं, आगे वाले जो पार्ट्स हैं उनको अटैच करवा रहा है। वहीं एक हिप्पोकैम्पस रीजन जो है वहाँ पर भी कमिशर प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं हिप्पोकैम्पस कमिशर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हिप्पोकैम्पस रीजन के जो कमिशर्स हैं उनको यानी कि हिप्पोकैम्पस को अटैच करवा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे हिप्पोकैम्पस कमिशर। ऐसे ही सेम हम बात करते हैं, एंटीरियर कमिशर हो गया, हिप्पोकैम्पस कमिशर हो गया। ऐसे ही पोस्टीरियर कमिशर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी में पीछे की साइड प्रेजेंट रहेंगे, तो उन्हें हम बोलेंगे पोस्टीरियर कमिशर्स। तो एक बार देख लेते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ किस तरह से रहती है, राइट। तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे कौन से कमिशर्स प्रेजेंट हैं और किस किस पोर्शन को अटैच करवा रहे हैं। देख लेते हैं एक बार स्ट्रक्चर। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर एंटीरियर रीजन में एक यहाँ पर, ठीक है।
अब क्योंकि ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है तो ये फोर ब्रेन है, यहाँ पे सेरिब्रल पार्ट होगा, यहाँ पर सेरिबेलम होगा पार्ट, पीछे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पार्ट होगा, राइट, बीच में यहाँ पर ऑप्टिक लोब वाला पार्ट होगा। तो इस तरह से प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे कहीं पीनियल बॉडी प्रेजेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट में, पोस्टीरियर रीजन में कोई कमिश्चर प्रेजेंट है, इस तरह से यहाँ पे नर्व्स अटैच्ड होंगी, राइट। सो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स देखे जाएंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि हिप्पोकैम्पस रीजन को, ये हिप्पोकैम्पस यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एंटीरियर है, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस रीजन को अगर कोई कमिश्चर अटैच करवा रहा है तो उसको हम नेम देते हैं हिप्पोकैम्पस कमिश्चर। वहीं अगर एंटीरियर है, यानी कि एंटीरियर पार्ट को अटैच करवा रहा है, तो एंटीरियर कमिश्चर्स। कमिश्चर्स प्रेजेंट होते हैं मेनली अटैचमेंट के लिए। तो मेन फंक्शन जब हम बोलते हैं कमिश्चर्स का, तो अटैचमेंट का फंक्शन होता है, ताकि आसपास से अटैच हो सके, जुड़ सके। वहीं यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा पोस्टीरियर कमिश्चर, राइट, बिकॉज पोस्टीरियर साइड पे है, पीछे की साइड पर प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है पोस्टीरियर कमिश्चर, राइट। और ऐसे ही इन्फंडिब्यूलम पार्ट बीच में प्रेजेंट होगा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है ही सही, और इसी के साथ हाइपोफाइसिस क्रूस रीजन भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसे हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस क्रूस, ठीक है, या क्रूरा, ठीक है। और यहाँ पर इन्फंडिब्यूलम प्रेजेंट होगा, ठीक है। हिप्पोकैम्पस है तो यहाँ पर हिप्पोकैम्पस है, यहाँ पर इन्फंडिब्यूलम है, क्रूस पार्ट है, ठीक है। और ये जो है, ये पीछे का जो पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे वेंट्रल फिशर, या वेंट्रल घूम गया है, वेंट्रल रीजन, तो उसे हम वेंट्रल फिशर बोल सकते हैं, या वेंट्रल कर्व बोल सकते हैं। तो कमिश्चर्स हमें तीन ही देखने को मिलते हैं, एक एंटीरियर कमिश्चर, एक हिप्पोकैम्पस कमिश्चर और एक पोस्टीरियर कमिश्चर। और जिन पार्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं उनके बेसिस पर ही इनकी नेमिंग दी गई है।